टोबैको की जो अवेयरनेस है यूसेज की, वो आप कैसे डील करते हैं इसको? एक सिगरेट में 3095 केमिकल्स होते हैं और एक कश भी आपको आपकी मौत के करीब लेके जाता है। टोबैको इंडस्ट्री को ये मालूम है कि वो हर 10 साल में नए पैकेज में पुरानी चीज़ बेचते हैं, तो अब पुराने कस्टमर तो मर गए या मर जाएंगे। सो डू यू थिंक कि जो सिगरेट है, स्मोकिंग, वो आज के डेट में मोर ऑफ अ सोशल इशू है? 80s और 90s के बच्चों को मार्लबोरो मैन काफ़ी एक माचो इमेज लगती थी। आप शाहरुख खान, आपके जो आइडल्स हैं बॉलीवुड के, हाँ। वो कोई भी आप 80s की मूवी देख लीजिए, जो जीता वही सिकंदर या बाजीगर या जो भी मूवी देख लीजिए, सब में आपके जो मेन प्रोटैगनिस्ट हीरो हैं वो सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, कूल की चेन पहन रहे हैं। हाँ। और बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा ही हेयर कट और ऐसी ही आदतें हमें भी सूट करेंगी, तो हम भी ऐसे लग सकते हैं। सो सिमर, आई नीड अ ट्रूथ बॉम्ब फ्रॉम यू। ऐसी एक कौन सी लीगल राइट है जिसके बारे में लोग सुनना नहीं चाहते? वैवाहिक बलात्कार के बारे में लोग सुनना नहीं चाहते। सिगरेट बैन और शुगर टैक्स? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठाया है। आई वुड पिक शुगर टैक्स। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्या लगता है आपको है जो लोग आज के डेट में लॉयर्स के प्रति समझ नहीं पाते हैं? जो अगर रेपिस्ट हो तो तुम कैसे डिफेंड कर लोगे, क्रिमिनल है तो कैसे डिफेंड कर लोगे? और आपकी क्या राय है रिगार्डिंग पीरियड लॉज के बारे में कि डू यू थिंक, क्योंकि इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई है इन द पास्ट, सो आपको लगता है कि women should be given a day or two break from their work जब वो अपने periods में हैं? So equality is something जो आपको लगता है कि सबके लिए सेम होना चाहिए या सबके लिए फेयर होना चाहिए? तो इक्वालिटी आप सिर्फ इक्वल सर्कमस्टांसेस में देख सकते हैं जी। आप एक मछली से नहीं कह सकते कि आप पेड़ चढ़िए और हम आपको उस पे एग्जामिन करेंगे। वन लॉ जो आप क्रिएट करना चाहेंगे अगर आपके पास वो पावर हो एक दिन के लिए, तो मैं वैवाहिक बलात्कार पे लॉ ज़रूर लाती जी, क्योंकि वो ज़रूरी है। Namaste and welcome to another deep dive episode of Beyond the Screen with me शिवी जे। आज हमारे सेट पर है एक बहुत ही पावरफुल वुमेन जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है फिलीपींस में, जापान में एज अ पीस मेकर। Also, she is an alumna of London School of Economics and St. Stephen's, and we have a lot to hear from her today at our show regarding women empowerment and health laws. So, welcome to the show, Simar. Simar, आप अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ, लॉयर एक फील्ड है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जहाँ पे कई विमेन जाने से थोड़ा कतराती हैं। जी, तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी ने इनकम टैक्स ऑफिस छोड़ा और रिटायरमेंट के बाद लॉ की। उसके 2-3 साल बाद मेरे फादर ने भी लॉ की। ही वॉज टेक्निकली अ सेकेंड जनरेशन लॉयर बट एक्चुअली अ फर्स्ट ओनली बिकॉज वो अपने पापा के साथ ही उन्होंने लॉ ख़त्म करी। उन्होंने बहुत कम टाइम के लिए डॉक्टर चितले के साथ काम किया, फिर उन्होंने एक लॉ फर्म सेटअप करी 1984 में। 1985 में मेरा जन्म हुआ। मुझे हमेशा लगा कि मुझे लगा कि मुझे कभी लॉ नहीं करनी चाहिए क्योंकि टाइम नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर मैंने देखा कि पापा सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं और फिर मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने मास्टर्स इन हिस्ट्री करने के बाद, जब हम 13 साल के थे और हमारी बहन 15 ऐसे साल की थी, मैं 11 साल की थी, तो मम्मी ने फिर लॉ पढ़ी और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। लेकिन फिर भी स्कूल के बाद मैंने बोला अच्छा लॉ स्कूल ठीक है लेकिन और भी देखते हैं क्या एवेन्यूज़ हैं। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में फ़िलासफ़ी ऑनर्स में एडमिशन मिल गई। तो हमारे फादर भी स्टीफेनियन है, उन्होंने कहा कि बेटा 3 साल आप ग्रेजुएशन कीजिए, जो आप यहाँ सीखेंगी वो आप लॉ स्कूल में
शायद ना सीख पाएँ, क्योंकि यहाँ आपका जो है वर्ल्ड व्यू कह लीजिए या ग्लोबल पर्सपेक्टिव कह लीजिए बढ़ेगा। उसके बाद आप लॉ स्कूल जा सकती हैं या कुछ और भी कर सकती हैं। तो 3 साल सेंट स्टीफेंस में फ़िलासफ़ी ऑनर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया और मैंने देखा कि जो फ़िलासफ़ी का बेस था वो लॉ के लिए बिल्कुल उचित था। तो जो जूरिस्प्रूडेंस हमने सीखी, वहाँ पे लॉजिक सीखा, इंडियन फ़िलासफ़ी सीखी, ग्रीक फ़िलासफ़ी सीखी, वो सब लीगल अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छे से बैठ। लंदन में जब हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ पढ़ने गए तो उन्होंने हमें कहा कि आपको कोई भी लॉ का सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम तो इंडिया से गए थे, हमने कहा भाई यहाँ तो सब रट्टा मार के सीधा बोलते हैं 420 ये 9211 ये। तो हमने बोला अच्छा फिर क्या करना है। तो उन्होंने कहा आप सीखिए कि आप कौन सा लॉ कौन से फैक्चुअल मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, बस आप अपना सोचने का नज़रिया बदलिए। आप देखिए कि आप कैसे लॉजिकली किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हैं। तो उस ट्रेनिंग से हम आज ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओह दैट्स अमेजिंग द वे आपकी फ़िलॉसफ़ी और आपका लॉ जो मर्ज हुआ है। आई थिंक इट इज़ ट्रूली वन ऑफ अ काइंड जो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यूजुअली इंडिया में लोग, जैसे कि आपने कहा कि आपको वो याद करना पड़ता है, आपको लॉज याद रखने पड़ते हैं। सो आपने अपना स्पेशलाइजेशन इसमें कैसे चुना? आपने डिसाइड किया कि दिस इज़ वेयर आई वांट टू गो, कि यू वांट, जैसे कई डिविजन्स होते हैं जी, तो हाउ डिड यू डिसाइड ऑन दैट? तो पहले मैं गई बॉम्बे में, मैंने कॉर्पोरेट मर्जर्स में काम किया। मुझे मेरे लिए वो ठीक नहीं लगा। उसके बाद मैं जापान और फिलीपींस में पीस बिल्डिंग इन एशिया के लिए सिलेक्ट की गई एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया। वहाँ से मैंने देखा कि मुझे सोशल इश्यूज पे काम करना अच्छा लगता है। तो जापान की गवर्नमेंट हमें 4 सिटीज़ लेके गई। हमने वहाँ देखा कि एशिया को कैसे हम कोहिसिव ब्लॉक बनाएं, जैसे ईयू था। तो अभी जैसे यहाँ पर हम कैसे जापान, कोरिया, इंडिया कैसे एक इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, जो अब हो रहा है। तो 2010 में मैं गई थी। उसके बाद मैं गई फिलीपींस। वहाँ पे हमने सेम प्रोग्राम किया। फिलीपींस गवर्नमेंट ने हमें बुलाया, निमंत्रण दिया, हम वहाँ गए। हमने वहाँ से भी सीखा। तो तब से 2010 से हम हर साल 10 अक्टूबर को जहाँ भी होते हैं 10 पेड़ या उगाते हैं, सब ग्लोबली 12 कंट्रीज़ में, या 10 पेड़ पौधे खरीदते हैं ताकि हम अपने बच्चों को और आगे लोगों को समझा सकें कि आपका जो प्लैनेट है वो एक है, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी सेम है, आपको इकट्ठे काम करना है टू मेक इट एक क्या कहते हैं, एक जो एक परिवार जैसे बनाते हैं। तो वो उस पे वहाँ से शुरू किया। उसके बाद मेरे अपने लॉ फर्म में मेरे फादर ने ट्रेनिंग जो हमें दी, वो बोला कि आपको सब सीखना है, आपको फाइलिंग, लिटिगेशन सब सीखना है। आप ये नहीं कह सकते कि हम पटवारी के सामने नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, नहीं, आपको सब आना चाहिए। तो हमें वहाँ से ट्रेनिंग शुरू करी। स्पेशलाइजेशन धीरे धीरे, मेरा इंटरेस्ट हेल्थ लॉज में था, तो टोबैको कंट्रोल, ये कोविड पॉलिसी, आई एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका थ्रू अ कंसल्टेटिव ग्रुप, और यूनिवर्सल हेल्थ लॉज पे मैंने कुछ पेपर्स लिखे हैं। जो हेल्थ लॉज हमारे ब्रिटिश टाइम से स्टैट्यूट बुक पे थे, वो हमने मिनिस्ट्री को लिखे हैं पेपर्स कि ये हटाइए या इनको मॉडिफाई कीजिए। तो ऐसे करके हेल्थ लॉज, और अब मैंने अपना फोकस पिछले 10 साल में शिफ्ट किया है टू इंटरनेशनल प्रैक्टिस, टू बिल्ड एन इंटरनेशनल प्रैक्टिस, जहाँ पे मैं जो भी कंपनीज़ इंडिया में आना चाहती हैं उनको मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज़ के साथ हेल्प करती हूँ, और उनको ये भी बताती हूँ कि आपके एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉज क्या हैं हर स्टेट में, आपको कैसे हायर करना है, कैसे फायर करना है लोगों को। क्योंकि 2016 में मेरी बेटी पैदा हुई, तो मैंने देखा कि लिटिगेशन में ये उसके लिए फेयर नहीं होगा कि मैं
संडे को भी ब्रीफिंग पे जाऊं या रात रात तक भी काम करूं, जो कॉर्पोरेट में भी है, लेकिन मैं बीच में अपना टाइम एडजस्ट कर सकती हूँ। ये आई एम लकी कि मेरा सपोर्ट सिस्टम है, नहीं होता तो कुछ और करती, पर मैंने अपना फोकस इसलिए शिफ्ट किया कि मैं ये दोनों तरफ का बैलेंस बना सकूं। सो जैसा कि आपने कहा कि आप हेल्थ लॉज पे आपने काम किया, सो ये टोबैको की जो अवेयरनेस है यूसेज की, वो आप कैसे डील करते हैं इसको? हाँ, तो जो टोबैको है, वो निकोटीन जो है वो एक ऐसा जहर है जो किसी भी मात्रा में हानिकारक है। वो हर सिगरेट में आप ऐसे निकोटीन लेंगे, कोई भी नहीं उसका सेवन कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके साथ जो एडिटिव्स डालते हैं उसी से लत लगती है, उसी से एडिक्शन होता है। एक सिगरेट में 3095 केमिकल्स होते हैं, और एक कश भी आपको आपकी मौत के करीब लेके जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि, और ये टोबैको इंडस्ट्री को ये मालूम है कि वो हर 10 साल में नए पैकेज में पुरानी चीज़ बेचते हैं। तो अब पुराने कस्टमर तो मर गए या मर जाएंगे, क्योंकि आपको या लंग कैंसर हो जाएगा, या अस्थमा हो जाएगा, या ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, और COPD कुछ भी हो सकता है आपको, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आप जान के अपने बॉडी में डाल रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ है। तो राइट टू हेल्थ जो है वो राइट टू लाइफ का एक अहम हिस्सा है। आप कोई भी ऐसा पदार्थ जो मुंह में डालें जो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो नहीं डालना चाहिए। लेकिन तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जो लोग उसका सेवन खुशी से करते हैं। ये अवेयरनेस नहीं होती लोगों को कि हर 10 साल में टोबैको इंडस्ट्री उनको नई चीज़ बेचती है। अब जैसे अब वेप्स हैं या शीशा है, हाँ। हुक्का हुक्का है, लोग सोचते एक दो कश लेने से क्या होगा, लेकिन लत जब लगती है ना, तो तभी आपके जो पुराने कस्टमर हैं वो मर गए या मर जाएंगे, तो उनको छोटे बच्चे ढूंढने पड़ते हैं। तो 13-14 साल के बच्चों को आप कैसे आकर्षित करेंगे? आप तिरामिसू फ्लेवर बनाएंगे, आप ब्लूबेरी फ्लेवर बनाएंगे, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाएंगे। बच्चे देखते हैं कि ITC का प्रोडक्ट बिक रहा है, ये साबुन मैं जानती हूँ, तो ये सिगरेट पैक भी ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में ब्राउन पेपर पैकेजिंग है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है ग्लोबली। ब्राउन पेपर पैकेजिंग में आप ब्रांड आपको पता नहीं लगती सिगरेट की। इंडिया में जो पैक वार्निंग्स का केस हुआ, उसमें मेरे फादर श्री रुपिंदर सिंह सूरी पहले सीनियर एडवोकेट थे, फिर एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने, और जस्टिस मुकुल मुदगल के नेतृत्व में हमने एक ऑल इंडिया टोबैको टीम फॉर्म करी। तो जब हमने उनको ब्रीफ किया, ये सुप्रीम कोर्ट में गए, तो इंडिया के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, टाटा मेमोरियल के HCG के डॉक्टर विशाल राव, इन्होंने बहुत इनोवेशन भी किया है और इस फील्ड में निरंतर काम किया है और सेवा की है। तो उन्होंने ऐसे वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम्स की भी वर्कशॉप्स की, जहाँ श्रीलंका गए, वहाँ देखा कि यहाँ पे एक छेद बना है खाने सांस लेने के लिए, यहाँ खाने के लिए। तो ये अच्छे घरों के लोगों ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है तंबाकू के लिए। आप देखते होंगे हर मूवी के पहले एक मुकेश की ऐड आती है जी। तो ठीक है वो HD में होनी चाहिए, लेकिन अब आप देखें तो वो सही है, वो एक्चुअल पेशेंट्स हैं जिनका यहाँ से कुछ है या यहाँ से, और ये सब तंबाकू के सेवन से होता है। तो अब ये E-सिगरेट्स, वेप्स, ये कुछ सेफर नहीं है, पर ये दिखाया इसलिए जाता है ताकि ये बच्चों के लिए ये एक कूल स्टेटस बने। इतनी रेड्स हुई हैं आसाम और सब के कहीं कहीं कॉलेजेस में, जहाँ बच्चे इनको ड्रग लोडिंग डिवाइसेस की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें अपने यूथ के लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। सो जैसा कि आपने कहा कि लोग समझते हैं कि टोबैको से ज़्यादा अगर हम मूव करते टुवर्ड्स वेपिंग, सो इट इज़ सेफ, बट दैट्स व्हाट द एजेंडा इज़। लोग तो यही समझ के उसे पी रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, E-सिगरेट्स ले रहे हैं, जिसमें और कई बार सिगरेट को एक फ़िल्टर लगा के भी लेते हैं वो। जी। तो इस पे आपकी क्या राय है? तो मैं ये कहूँगी कि जो एडवर्टाइजिंग कर सकती है
उसको आपको अवेयरनेस से कॉम्बैट करना पड़ेगा। जैसे 80s और 90s के बच्चों को मार्लबोरो मैन काफ़ी एक माचो इमेज लगती थी। आप शाहरुख खान, आपके जो आइडल्स हैं बॉलीवुड के, वो कोई भी आप 80s की मूवी देख लीजिए, जो जीता वही सिकंदर या बाजीगर या जो भी मूवी देख लीजिए, सब में आपके जो मेन प्रोटैगनिस्ट हीरो हैं वो सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, कूल की चेन पहन रहे हैं, और बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा ही हेयर कट और ऐसी ही आदतें हमें भी सूट करेंगी तो हम भी ऐसे लग सकते हैं। ये एक छोटे टाउन्स में और बड़े टाउन्स में भी जब आप कुछ टीवी पे देखते हैं, आप उसको वैसा बनना चाहते हैं। तो अभी जो टोबैको इंडस्ट्री है उनको ये मालूम है, तो वो पहले इंटरनेशनली वो पहले फ़्लाइट्स पे सिगरेट्स अलाउड होती थी, और वो ऐसे कहते थे कि लेडीज़ को सिगरेट स्मोक करनी चाहिए क्योंकि वो पतली रहेंगी, और आदमियों को करनी चाहिए क्योंकि वो माचो रहेंगे। तो आपको याद होगा हमारी एक ऐड होती थी, अ सिगरेट इन माई हैंड मेक्स मी फील लाइक अ मैन, और एंड में वो उसका शव ऐसे गिरा हुआ दिखाते हैं कि वो बिल्कुल ही लंग कैंसर से गया। उसका काफ़ी प्रभाव हुआ था। और अब आजकल मेरे हिसाब से ये जो वेप्स हैं या सिगरेट्स हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको यूथ को ये बताना पड़ेगा कि ये इतना कूल नहीं है जितना आप समझते हैं, क्योंकि ये नॉट ओनली ये सिर्फ आपको लंग कैंसर या ऐसी बीमारियां नहीं देगा जो 50, 60, 70 के बाद आएंगी। एक तो लंग कैंसर आपको कभी भी हो सकता है, कोई भी कैंसर कभी भी हो सकता है। दूसरा, आप देखिए तो जो उनको अभी प्रभाव करेंगी कॉलेज में, वो है बैड ब्रेथ, वो है एरेक्टाइल डिसफंक्शन। These are the things जो उनको समझ में आएगा कि ये करके ओ माय गॉड हम क्या कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ हम जिम जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम वेप कर रहे हैं, तो वो बैठता नहीं है। पर वो दिमाग में डालने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ानी पड़ेंगी, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, और कभी कभी बैन भी ज़रूरी है जो कि कुछ प्रोडक्ट्स पे हो रहा है। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो गुटखा है वो पान मसाला के साथ अलग अलग बिकता है और टुगेदर, लेकिन इकट्ठा बिकता है, छोटा पैकेट और बड़ा पैकेट। तो वो जब इकट्ठे बिकता है तो वो आप उसको खुद मिक्स कर लेते हैं। गुटखा अकेले कोई नहीं खाएगा। अगर आप देखें तो जैसे सुपारी होती है, अरेका नट, उसमें भी कार्सिनोजेंस होते हैं, और सुपारी इंडियन में कॉन्टेक्स्ट में ना बहुत ज़रूरी होती है। कभी आप हवन करें तो नक्षत्र में वो रखी जाती है। हवन में अगर अर्धांगिनी नहीं है तो वो आपके साथ साड़ी में लपेट के वो रखी जाती है सुपारी। असम, गुवाहाटी का मतलब ही है हार्ट ऑफ अरेका नट, मतलब अरेका नट का गांव। तो वहाँ का मार्केट है ना, तो वहाँ आप वहाँ कल्चरली, राजस्थान में कल्चरली सुपारी देने का कल्चर है, लेकिन सुपारी ऐसे कोई नहीं खाएगा। आप उसके साथ सौंफ डालेंगे, कलर डालेंगे, एडिटिव्स डालेंगे, तब लोगों की लत लगेगी। और निकोटीन का भी यही है। जी, सो क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रही है? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हर जगह डिस्क्लेमर दी जाती है, चाहे हम मूवी हॉल में जाएं। सो अवेयरनेस है लोगों के पास, ऐसा नहीं है। मूवी हॉल में भी लोग जाते हैं। समवन लाइक मी, लेट्स से, मैं थोड़ा अवेयर हूँ इस चीज़ को लेके, बट काफ़ी जनता है जो अवेयर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये एड्स भी देखे हैं, पर वो फिर भी डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें ये करना है। गवर्नमेंट ने भी वेप बैन कर दी, बट ये इजीली अवेलेबल है आज के डेट में। हाँ, अदर प्रॉब्लम ये है ना कि ये एक लत जब लग जाती है तो ये केमिकल एडिक्शन होती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर सेसेशन प्लान चाहिए होता है डॉक्टर के साथ। तो ये उनकी गलती नहीं होती, पर एक बार ही आप आज भी अपने एज के कितने भी सिगरेट स्मोकर से पूछ लीजिए जो कॉलेज के टाइम पे सिगरेट स्मोक करनी शुरू करी हो, मोस्टली वो उसको रिग्रेट करेंगे कि हमने ये शुरू ही क्यों किया। लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली माइंड का एक एडिक्शन बन जाता है। तो ये इसके लिए आपको एक प्रॉपर फेज्ड प्लान चाहिए होता है। तो इसके लिए काफ़ी हेल्पलाइंस और सेंटर्स हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू ऑफ देम? देयर आर अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स इन एम्स and other places, Tata Memorial and other things, who will give you a cessation plan.
ओह दैट्स या एक हेल्पलाइन भी होती है टोबैको की, Okay. पर वो एक दो बारी मैंने ट्राई करी है खुद, पर वो कभी कभी लगती नहीं है गवर्नमेंट की हेल्पलाइन. अच्छा. बट वो जब आप नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं तो वहाँ काम पे करते है, हैं वो. काम हाँ करते हाँ हैं. हाँ. ओके. जैसे एडवर्टीजमेड चलती है जुबान केसरी, वी हैव सेलिब्रिटीज जो उनको एंडोर्स कर रहे हैं, पर हमें भी पता है कि ये एड दिखा कुछ और रहे हैं और है किसी और चीज़ के लिए. जी. जी. तो इसमें क्या है ना कि जैसे अल्कोहल और ये जो आप देखते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है इसे. तो जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग है वो प्रोडक्ट कुछ और दिखाते हैं लेकिन उसका आपके दिमाग का कनेक्शन कहीं और बैठता है. जी. तो आप वोडका जैसी बॉटल या सेम सिगरेट जैसे जुबान केसरी है पर वो दिखाते पान मसाला है पर वो गुटखा की एडवर्टिजमेंट है. तो ये सब जानते हैं, सब काम कर रहे हैं इस पे. ये ग्लोबली ये इशू टेकअप किया गया है और ये धीरे धीरे इस पे काम हो रहा है. तो इसमें एक ना इकट्ठे काम करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और NGOs को और हमें भी, मीडिया को भी. जी. तो इसमें और लॉयर्स का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें, क्योंकि कुछ भी हो तो हमें ये हेल्थ का जो है वो हमारे को नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है इसको लेना. जी. सो डू यू थिंक कि जो सिगरेट है, स्मोकिंग, वो आज के डेट में मोर ऑफ अ सोशल इशू है, क्योंकि कई चीज़ें स्मोकिंग पे बॉन्ड करते हैं लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में करते हैं. सो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत सी प्रमोशंस तभी मिलती हैं जब आप बॉस के साथ बाहर हो, बट ये मेरे एक्सपीरियंस में ये एक मिलेनियल इशू है. तो ये हम जो हमारी 30s 40s में लोग हैं उनका इशू है. आजकल मैंने देखा है कि जो आजकल जो 20s में लोग हैं वो हेल्थ पे काफ़ी फोकस डाल रहे हैं. उनको वेप्स के इल इफेक्ट्स पता नहीं है तो शायद वो वेप कर लेते हैं. जी. और वो मे बी वो मतलब हैश या वीड कर लेंगे. हाँ. लेकिन वो अल्कोहल से भी दूर जा रहे हैं और वो स्मोकिंग भी कम कर रहे हैं. इंडिया में ये आज मुझे मेरे क्लाइंट ने पॉइंट आउट किया कि इंडिया में मैं बहुत लेडीज़ को देखता हूँ स्मोक करते हुए ओपनली और USA में नहीं देखता हूँ. तो हम ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों है. तो हम देख रहे थे कि USA में समहाउ वो बता रहे थे हमें कि कॉलेज के बाद मोस्टली लोग अपने पारिवारिक जीवन में सेटल हो जाते हैं और इंडिया में अभी भी लोगों को केयर फ्री लाइफ जीने की थोड़ी सी आदत होती है. मुश्किल हो सबको अपना ज़िंदगी तो बनानी है, तो वो ये जो सिगरेट है उसको एक एस्केप मीडियम की तरह यूज़ करते हैं. राइट. क्या आपको लगता है कि आज के डेट में जो जेंजीज हैं उनका हैश और वीट कंजम्पशन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ जिसकी वजह से उनका अल्कोहल और सिगरेट ये काफ़ी चीज़ें कम हो गई है? उस पर मैंने रिसर्च तो नहीं की. हाँ. पर आई डोंट नो कि वेदर ये हैश और वीड है या क्या है, लेकिन उनका हेल्थ फोकस मैंने देखा है बढ़ता जा रहा है. एंड वो काफ़ी समझदार हैं, मतलब समझते हैं, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो हेल्थ को इतना प्रायोरिटाइज करते हैं कि और कुछ भी नहीं मैनेज कर पाते हैं. तो ठीक है, वो आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन भी चेंज होता है. राइट. सो सिमर, टोबैको का जो सेवन है वो आपने कोर्ट में कभी डिफेंड किया है? नहीं, कोर्ट में टोबैको का सेवन नहीं डिफेंड किया है. उसके अगेंस्ट हमने बोला है कि ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है उसमें रेगुलेशन 2.3.4 है. उसके हिसाब से आपको जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है वो आप अपनी इंजेस्ट नहीं कर सकते, वो आप अपने बॉडी में नहीं डाल सकते. वो आपका वो उस रेगुलेशन को आर्टिकल 21 और राइट टू हेल्थ के साथ लगा के हमने ये बोला, हमारी आर्ग्यूमेंट ये थी कि ये राइट टू हेल्थ ट्रम्प्स राइट टू ट्रेड. तो आप कह रहे हैं कि फ्री कंट्री है, हम जो बेचना चाहें बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई हेल्थ हार्मिंग प्रोडक्ट है तो आप नहीं बेच सकते. आपको देखना पड़ेगा कि सेकेंड हैंड स्मोक भी लोगों के लिए हानिकारक है.
एक डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया का लॉ है जो हर रेस्टोरेंट में एक एरिया बनाया जाता है जो जिसके एक बड़े दायरे होते हैं। आप उसमें आजकल मैं देखती हूँ डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज़ में सोफ़े भी हैं और वहाँ टेबल भी रखी हुई है, खाना भी वेटर देने जा रहा है। लेकिन मुरली देवरा जी की एक जजमेंट थी कि ये जो आप सेकेंड हैंड स्मोक को, वो जो वेटर जो आ रहे हैं, सर्वर आ रहे हैं, आप उनको एक्सपोज कर रहे हैं, ये भी गलत है। वो अपनी मर्जी से तो नहीं सेवन कर रहे। और सेकेंड हैंड स्मोक भी बहुत हानिकारक है। एक बैंगलोर में लेडी हैं मिस नलिनी, शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। उनके हस्बैंड टोबैको का सेवन करते थे, उन्होंने आज तक एक सिगरेट नहीं पी, लेकिन उनका वॉइस बॉक्स चला गया क्योंकि उनको एकदम से यहाँ पे कैंसर का वो हुआ। तो ये जो डॉक्टर विशाल राव हैं जो इनके साथ हम काम करते हैं, इन्होंने एक $1 का प्रोस्थेटिक डिवाइस बनाया था जिससे वो वॉइस बॉक्स उनको यूज़ होता था ऐसे लगा के ना। तो उन्होंने उसको पेटेंट नहीं किया ताकि गरीब से गरीब भी यूज़ कर सकें। और क्यों किया डॉक्टर विशाल राव ने? क्योंकि एक चौकीदार आए और उन्होंने कहा मेरा तो काम चला गया सर, मैं बोल नहीं पाऊँगा तो रात को आवाज़ कैसे लगाऊंगा। तो उन्होंने अपने बेटे को कहीं लेके गए, देखा कि वो कोई टॉय करके कुछ इनोवेशन करके उन्होंने एक प्रोस्थेटिक डिवाइस बनाया। टेक्निकल वर्ड्स में मतलब उसको कहेंगे कि वो एक्टिवेट हो गया वॉइस बॉक्स। तो वो बहुत काम कर रहे हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, अकेले भी काम कर रहे हैं। तो अच्छा है, पूरी कम्युनिटी एक साथ काम कर रही है। जी। सो टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, आपकी क्या राय है इस पे? हाँ ओके, ये जो है टॉपिक, ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। वुमेन एम्पावरमेंट तभी पॉसिबल है जब औरतें औरतों का साथ देंगी। एब्सोल्युटली। आज आपको इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा ख़त्म करना चाहिए। अगर आपकी सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ ने आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप आगे भी दें, क्योंकि जो रोज़ की चिक चिक में फंस गए वो फिर कुछ बड़ा नहीं सोच सकते। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो जिन 4 लोगों से आप सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो उसी से शेप होती है। आप 4 जंक फूड खाने वालों से मिलेंगे, आप 5वें होंगे। आप 4 जिम जाने वाले लोगों से मिलेंगे, आप 5वें होंगे। आप 4 इंटेलेक्चुअल थिंकर से मिलेंगे, आप 5वें होंगे। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके आसपास लोग कौन हैं, आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका बोलना, सोचना और आपका जो पूरा पर्सनालिटी है वो उसी से शेप होगी। जी। तो विमेन एम्पावरमेंट जो है वो तभी हो सकती है जब विमेन एक दूसरे का सपोर्ट करें। आज हम आदमियों से तो लड़ लेंगे, हमारे में इतनी शक्ति है, लेकिन हम एक दूसरे से तो उभर पाए, मतलब। जी, बिल्कुल। सो इक्वालिटी इज समथिंग जो आपको लगता है कि सबके लिए सेम होना चाहिए या सबके लिए फेयर होना चाहिए? तो इक्वालिटी आप सिर्फ इक्वल सर्कमस्टांसेस में देख सकते हैं। जी। आप एक मछली से नहीं कह सकते कि आप पेड़ चढ़िए और हम आपको उस पे एग्जामिन करेंगे। आपको उसके हिसाब से देना पड़ेगा उसको टेस्ट, जो भी है। आप इक्वालिटी में आप 2 लोगों को इक्वल नहीं मान सकते जब तक उनके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं हो। तो आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि हमने इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या एफर्ट किया है। जी। क्या आपने कभी फील किया है कि आपको अपने राइट्स के लिए खड़े होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, रोज़ होता है ये फीलिंग तो रोज़ होती है कि स्पेशली एक माँ बनने के बाद सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आज मैं जो भी कर रही हूँ वो सब औरतों के लिए है। तो जो मैं अपने राइट्स के लिए रोज़ स्ट्रगल करूँ, वो मैं चाहती हूँ कि वो मैं ऐसे करूँ कि वो सबके लिए बने एक जी प्लेटफॉर्म। तो जो जैसे स्ट्रगल जो है वो
हर जगह से आती है। आप घर देख लीजिए, आप ऑफिस देख लीजिए, आप एज अ वुमन आपको हमेशा किसी भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रेजुडिस फेस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो आप वो उससे कैसे निकलेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप अपने ऊपर एक तो फेथ रखिए, एक आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। दूसरा, आपके जो आसपास लोग हैं ना, वो आपको सपोर्टिव रखने पड़ेंगे, नहीं तो जी नहीं होगा। जी। जैसे कि सपोर्ट की बात कहें अगर, तो कि कई विमेन हैं जिनके, मुझे जहाँ तक फील होता है कि आज के डेट में जब औरत गर्भवती होती हैं, तो उस टाइम पे कईयों के साथ आज भी उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, और या तो कुछ विमेन खुद ही क्विट कर देती हैं ये सोच के कि ये तो मुझे निकाल ही देंगे, चलो हम खुद इस फील्ड से निकल जाते हैं, अभी के लिए पॉज ले लेते हैं। बट क्या आपको लगता है कि ये जो एक फ़ेज़ होता है विमेन के लाइफ में, ये एक बहुत बड़ा फेज़ होता है, एंड हाउ कैन दीज कंपनीज जो है, इनफैक्ट बड़े स्केल पे तो करती हैं कंपनियां, पर जो छोटी कंपनियां होती है बट उनके भी टर्नओवर होते हैं 1,000 करोड़ की टर्नओवर से ऊपर भी होते हैं कुछ कंपनीज के, पर वो अपने विमेन को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाते फीमेल एम्प्लॉयज़ को। सो आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ स्ट्रिक्ट ऐसी एक्शन होनी चाहिए जो एक वुमेन ले पाए? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो मटर्निटी लॉज हैं वो एक्चुअली ग्लोबली सारे नॉर्म्स से मच बेटर है। अच्छा। तो 6 महीने हमें बाय लॉ मिलते हैं। जी। तो और क्या है कि आजकल इतने एवेन्यूज़ हैं कि अगर आपको फुल टाइम काम नहीं करना, आप वर्क फ्रॉम होम के जॉब्स ले सकते हैं, पार्ट टाइम ले सकते हैं, फ्रीलांस ले सकते हैं। और जो आपने जो पॉइंट आउट किया कि ये एक औरत की ज़िंदगी का, मैं कहती हूँ, सबसे महत्वपूर्ण समय है। आज आप इस एक वुमन के करियर में हमेशा पॉजेज आएंगे, लेकिन हर पॉज आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आज एक प्रेग्नेंट लेडी अपने मॉर्निंग सिकनेस मैनेज करके भी काम कर रही है, घर का भी, बाहर का भी, ऑफिस का भी, या अपना। तो जो बॉडी है वो आपको हमेशा समर्थन देगी अगर आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। तो उसके बाद आप मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रही हूँ जहाँ पे मेडिकल इश्यूज़ है, वहाँ पे भी बॉडी जो है वो अपने आप को बहुत हील करती है। इस पे मैंने, जब मेरी बेटी अब 9 साल की है, लेकिन जब मैंने उसको जन्म दिया तो 3 साल तक मैंने उसको नर्स किया, उसको अपना दूध दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक ऐसा समय है जहाँ आपकी ये जो मदर का मिल्क है वो एक लाइव फार्मेसी है, उसमें आप फुल टाइम काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको काम करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपना नज़रिया बदलिए। यहाँ पे जो आप आजकल के ज़माने में एक लैपटॉप और एक कॉफ़ी शॉप भी काफ़ी है, तो आप अपना वर्ल्ड व्यू बदलिए और आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं उस समय। अब आप अपना ही एग्जाम्पल देख लीजिए, 6 महीने का बच्चा, और आपने अपने पैशन और इंटरेस्ट को नहीं ढलने दिया। 6 महीने पे मदर की हालत ख़राब होती है वैसे देखा जाए तो, पर आपने दोनों को बैलेंस किया। ठीक है, अभी ऐसा टाइम नहीं है कि आप ऑफिस में 12 घंटे दे सकें, तो क्या हुआ, आप ये कर रही हैं। किसी टाइम पे आप कोई फ्रीलांस आर्टिकल्स लिख लेंगी, कुछ हुआ तो बच्चे को साथ ले जाएंगी। तो ये ऑप्शंस हमेशा होते हैं। और इंडियन जो कॉर्पोरेट्स हैं और इंडियन जो कंपनीज़ हैं वो भी काफ़ी समझते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे केसेस होते हैं कि वो उनको निकाल देते हैं ऐसे टाइम पे। लेडीज़ भी कभी कभी एडवांटेज लेती हैं, वो मैटरनिटी लीव के बाद क्विट करती हैं पूरा बेनिफिट लेके। ये वर्ल्ड वाइड होता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि वो छोटी कंपनी है, वो भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये भी देखना है कि हम भी अपने आप में समर्थ कैसे बने। और आपकी क्या राय है रिगार्डिंग पीरियड लॉज के बारे में, कि डू यू थिंक, क्योंकि इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई है इन द पास्ट, सो आपको लगता है कि वुमेन शुड बी गिवन अ डे और 2 ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क जब वो अपने पीरियड्स में हैं? I think it's an individual thing. Some people really have
ऐसे पीरियड्स जिसमें वो नहीं कुछ भी नहीं कर पाती हैं, तो फिर प्रोडक्टिव भी नहीं है उनको बुलाना। हाँ। आप अगर यहाँ पे सेंसिटिविटी दिखाएंगे एज एन एम्प्लॉयर, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जैसे औरतों की बनावट होती है ना, वो डबल काम करेंगी। आप एक मदर को कोई भी टास्क दे के दीजिए, द ओनली पीपल हु आर मोस्ट प्रोडक्टिव आर बिजी पीपल। एक बिजी पर्सन वर्कआउट का टाइम भी निकाल लेगा, फैमिली का टाइम भी निकाल लेगा, बच्चे का टाइम भी निकाल लेगा, सोशलाइजिंग का टाइम भी निकाल लेगा। कैसे? क्योंकि उनको पता है कि हमें अपना डे स्केड्यूल करना है जी। हमें रूटीन में चलना है, हमें कंपार्टमेंटलाइज करना है। आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ग्लास की गेंद की तरह आप उसको गिरा नहीं सकते, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और रब जैसे आपका बच्चा, आपका काम, आपका हस्बैंड, आपका घर, उसके बाद रबड़ की बॉल्स होती हैं कि आपकी प्ले डेट एक मिस हो गई, एक मूवी पे नहीं जा पाए, एक फ्रेंड से नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हो जाएगा। आप एक्सपेक्टेशंस रियल रखिए तो सब मैनेज हो जाएगा। जी। क्या विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आता है या इसके कुछ और एस्पेक्ट्स भी होते हैं? विमेन एम्पावरमेंट के बहुत पहलू हैं, फिज़िकल, मेंटल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज आपके घर में जो कुक आती हैं, अगर वो कहें कि मैं अपने हस्बैंड के अकाउंट में पैसे लूँगी, आपको मना करना चाहिए। क्योंकि अगेन आप एक औरत को कैसे समर्थन देंगी? आप उसको सिखाएंगी कि बेटा अपना पैसा अपने पास रखो, क्योंकि फिर वो आएंगी कहेंगी कि वो पी के उसने हटा दिया। तो पैसे तो वो बना रही हैं, फाइनेंसेस हैं उनके पास, लेकिन क्या उनके पास अपने फाइनेंसेस के ऊपर कंट्रोल है? नहीं है। तो कैसे करेंगे? और मेंटल एम्पावरमेंट ऐसे है कि आपने उनको ब्रेन वॉश कर दिया कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगी। बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ लड़कियों को बोला जाता है कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम बाहर का काम नहीं करोगी, तुम बिल्कुल ही तुम इसी के योग्य हो। हाँ। वो भी गलत है। उससे निकलने के लिए आप कैसे? तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि हम सब औरतों को ही औरतों की बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। जी। तो इसमें क्या है कि आप एकता में, अगर आप सबका विकास चाहते हैं तो आप एकता में देखिएगा। उनको अलग अलग जब डिवाइड हो जाते हैं ना, तो उनको इकट्ठे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आपको लगता है कि अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में एक डिफरेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट? मुझे लगता है कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा एम्पावरमेंट है आज की डेट में। पंचायत में विमेन है, वो अपने डिसीजंस वो खुद लेती हैं, हल वो जोतती हैं, गेहूँ वो लेके आती हैं, घर के सारे काम वो करती हैं आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के। अर्बन सिचुएशन में क्या है कि बहुत बारी लड़कियों को बचपन से कह दिया जाता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, तो तुम पढ़ लो, लेकिन पढ़ने के बाद तुम्हें शादी ही करनी है। सो आपको क्या लगता है कि अगला फोकस क्या होना चाहिए हमारे गवर्नमेंट का टू फोकस ऑन डेवलपमेंट? जी, तो इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, एंड अब जैसे इतना आपका वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा फोकस हेल्थ एंड एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप देखिए कि इंडिया का जो टर्शरी हेल्थ केयर है वो बहुत सुपीरियर है। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, एस्कॉट हॉस्पिटल, यहाँ बाहर से लोग आते हैं, अफगानिस्तान से, यूएसए से, हर जगह से लोग आते हैं। टर्शरी हेल्थ केयर इज़ वेरी गुड। प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में हमें दिक्कत आती है, जहाँ सैनिटेशन, हाथ धोते नहीं थे लोग। अब कोविड की वजह से एक अच्छी बात ये हो गई है कि हर जगह लोगों को ये समझ आ गया कि आधी बीमारियां आपकी वहीं ख़त्म हो जाती हैं। जी। तो आपको इस पे जो है, गवर्नमेंट को इस पे काफ़ी फोकस करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, सबको इकट्ठे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी अगर सॉर्ट आउट कर लें तो हमारा बर्डन ऑन द टर्शरी हेल्थ केयर गोज़ डाउन सिग्निफिकेंटली। तो जैसे अब गांव में बच्चों को पता है हाथ धोने हैं, उसके बाद खाना खाना है। ये भारतीय संस्कृति और परंपरा में ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप सारे जो आपके सेंसेस हैं उनको धो के ही खाना सेवन करेंगे, भोजन सेवन करेंगे। आप पैर धोएंगे, आप हाथ धोएंगे, आप जहाँ खाएंगे उसको धोएंगे। माँ अन्नपूर्णा को आप
पहले प्रणाम करेंगे। पर ये हम कहीं कहीं भूलते चले जाते हैं। जब हम छुरी कांटे से खाना शुरू करते हैं तो हम अपनी परंपरा से दूर हो जाते हैं। जी। सिमर, आपने जैसा कि कहा कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, कई लोगों के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होते हैं। सो क्या आप अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, सो दैट हमारे व्यूअर्स को एक इंसाइट मिले कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं विथ मदरहुड? हाँ, तो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं हो अगर, तो बनाना ज़रूरी है। आप ऐसे दोस्त ढूंढिए, आप जो आपके सेम फेज़ ऑफ मदरहुड में हैं। जी। क्योंकि एक जो मदरहुड है ना, वो बहुत एक लोनली सी जगह है जहाँ पे आपको कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है कि भाई बस यही है क्या ज़िंदगी में। जी। तो वो एक आपको एक मिल जाता है कोई बात करने के लिए ना, तो आप बहुत कुछ उनसे भी सीखते हैं। तो क्या होता है ना कि अगेन आप अगर एवोल्यूशन में जाएं तो बच्चा जो होता है वो साझा होता था, पूरे गांव का होता था। तो चाची मामी सब उसको सिखाती थी। और जैसे आजकल लोग लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास जाते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चे भी लैच करना दूसरों बच्चों से सीख लेते थे और माएँ भी सीख लेती थी कि करना क्या है। आजकल अब हम देखते ही नहीं है, फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं, हम अलग रहने लग गए हैं। तो क्या होता है कि वो जो एक समाज का जो एक वो जो स्ट्रक्चर था वो टूट रहा है। तो हमें एक बनाना पड़ेगा। जैसे आप अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप अपने तरह के लोगों को ढूंढिए। एक सपोर्ट सिस्टम अगर आपको आपके घर से नहीं मिल रहा तो बाहर फ्रेंड्स से ढूंढिए, या एक अच्छा डे केयर ढूंढिए। क्योंकि आप हर चीज़ फिर से पिकअप कर सकते हैं, काम भी, फैमिली भी, सोशल आउटिंग्स भी, मूवीज़ भी, सब कुछ कर सकते हैं। पर बच्चे को आप फिर से परवरिश नहीं दे सकते। तो आपको उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है जहाँ जहाँ बच्चा अपने साथ के उम्र के लोगों के साथ और बड़ों से भी सीख पाए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिबलिंग हो, क्योंकि आजकल सिबलिंग्स भी कोर्ट में पहुंच जाते हैं कभी कभी प्रॉपर्टी के लिए। पर ये ज़रूरी है कि बच्चे को ये अवेयरनेस हो कि मुझे जीवन कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया। और हेल्प मांगिए, प्लीज़ मांगिए। अगर हस्बैंड से नहीं मिल रही तो मम्मी से मांगिए, मम्मी से नहीं मिल रही तो सास से मांगिए, जिससे भी मिल रही हो ना, एक मांगना ज़रूरी है। हम बोलेंगे नहीं तो मिलेगी नहीं। जी। सो जैसे कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, इनके काफ़ी अच्छे प्लान्स रहते हैं फॉर देयर किड्स। आई अंडरस्टैंड कि वो एक स्मॉल कंट्री है, बट तो वहाँ पे ध्यान दे पाना गवर्नमेंट को काफ़ी इजी होता है हर एक बच्चों पे। क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी बच्चों को उस तरीके से ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, जहाँ पे कई सारी चीज़ें बच्चों के लिए जैसे फ्री होती है नॉर्वे में, उनके काफ़ी एक्सपेंसेस फ्री होते हैं। डू यू थिंक इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? ये होना तो हर कंट्री में चाहिए आइडियली, इंडिया में तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप का सबसे बड़ा योगदान है नई पीढ़ी को बड़ा करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना। लेकिन ये इंडिया में एट दिस पॉइंट शायद पॉसिबल अभी बड़े स्केल पे ना हो। मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे। लेकिन एजुकेशन के मामले में वी आर डूइंग क्वाइट अ लॉट बच्चों के लिए। लेकिन जो ये कंट्रीज़ हैं ये छोटी हैं, इनके पास फंड्स भी हैं टू केटर। एंड इंडिया में वी कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाते, हम काफ़ी सक्षम हैं। हाँ, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जी। पर इंडिया में आप देखिए अगर, तो इंडिया में बहुत से लोगों के पास जॉइंट फैमिलीज़ भी होती हैं जी। जिनके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। आप देखिए तो वो लेडीज़ भी काम कर पाती हैं क्योंकि उनके पास पीछे कोई है बच्चा देखने के लिए। और लेकिन अमेरिका में उनको गिव अप करना पड़ता है काम। जी। वो लॉयर्स होती हैं, हार्वर्ड से होती हैं, स्टैनफोर्ड से होती हैं, येल से होती हैं, लेकिन जब तक बच्चे 14, 15, 18 साल के नहीं हो जाते वो काम नहीं कर पाती। तो वो जो अगेन जैसे मैंने कहा, अब तो ऑप्शंस हैं, आप बैलेंस कर लीजिए, आप ऑनलाइन कर लीजिए, आप पार्ट टाइम कर लीजिए, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। जी।
अब जैसे स्विट्ज़रलैंड में हर वेडनेसडे को, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी, हर वेडनेसडे को बच्चे घर आते खाना खाने। तो अगर माँ वर्किंग है तो उनको तो घर होना पड़ेगा ना बच्चे रिसीव करने के लिए। जी। तो उनका तो करियर पॉज गवर्नमेंट ने ही डाल दिया। हाँ। कि बच्चे तो घर आएंगे लंच के लिए, तो स्कूल में नहीं खाएंगे, तो मदर को तो वापस आना पड़ गया ना। हाँ। तो मदर का करियर प्रोग्रेशन कैसे होगा? करेक्ट। तो बाहर की कंट्रीज जो अच्छा कर रही हैं, वो हमें ये भी देखना है कि वो कहाँ पे उनका भी ठीक नहीं है सिस्टम। हाँ, सही कहा आपने। सो सिमर, आई नीड अ ट्रूथ बॉम्ब फ्रॉम यू। ऐसी एक कौन सी लीगल राइट है जिसके बारे में लोग सुनना नहीं चाहते? मेरे ख्याल में वैवाहिक बलात्कार के बारे में लोग सुनना नहीं चाहते। जी। कंसेंट जो है और जो महिलाओं की मर्जी है, वो विवाह के पहले और विवाह के बाद उतनी ही ज़रूरी है। आप किसी भी महिला को ये नहीं कह सकते कि आपने हमसे शादी कर ली तो अब आपका मेरा अधिकार है कि मैं कभी भी आप पर कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसके वजूद को आप हिट कर रहे हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। तो वो वैवाहिक बलात्कार के लिए आपको ये लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता। मैरिटल रेप इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट टॉपिक टू ब्रिंग अप इन पार्टीज, लेकिन इट इज़ रियल, इट इज़ द रियलिटी फॉर मैनी वेमेन। और ये इसको इस पे बहुत ज़रूरी है लोगों की चर्चा करवाना। जी। वन ट्रूथ बॉम्ब जो आप हेल्थ रिलेटेड कहना चाहेंगे जो लोग सुनना नहीं चाहते? हेल्थ रिलेटेड आप हेल्थ के बारे में तभी सोचते हैं जब आपके ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं होते और आप सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो मोस्टली आपकी बॉडी को पता है क्या चाहिए, तो वो आपको सिग्नल्स देगी, और वो आपको 20s में सिग्नल देगी, 30s में सिग्नल देगी। जो आप आज अपनी हेल्थ पे काम करेंगे वो आपको, इट्स नॉट कि आप साइज 0 फिगर बन जाएंगे या कुछ कर लेंगे। लोगों को ये सुनना अच्छा नहीं लगता क्योंकि बॉडी रिकवर कर जाती है 20 साल में, 30 साल में, लेकिन जब आप 40 के हो जाते हैं, विमेन का स्पेशली ना मसल मास कम हो जाता है। तो अगर आप अपने लिए वो 40 मिनट नहीं निकालेंगे दिन के कुछ करने के लिए, तो आपका जो बुढ़ापा है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको अपने बच्चों के लिए अगर जीना है तो आपको हेल्दी लाइफ अडॉप्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप उनके लिए एक लाइबिलिटी है। तो वो मत कीजिए। लोग सुनना नहीं चाहते हैं बट ये ज़रूरी है। जी। सो सिमर, मूविंग ऑन टू अ लाइटर सेगमेंट, आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी इसमें से। सिगरेट बैन और शुगर टैक्स? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठाया है। आई वुड पिक शुगर टैक्स बिकॉज ये भी एक इशू है जिस पे हमने रिसर्च की है, जिसमें आप ये डायबिटीज़ एंड अर्ली ओबेसिटी ऑनसेट इज़ अ बिग प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड वाइड इट्स अ प्रॉब्लम। और एक्चुअली इंडिया में और एशिया में ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैट खाने से लड़कियों के पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक कार्टून था जहाँ पे अमेरिका में, जहाँ पे वो जो कैरेक्टर है वो ब्रोकली देख के कहता है यक, और वो जापान में दिखाया तो उनको वो चेंज करना पड़ा क्योंकि जापान में सब लोग ब्रोकली बड़ी खुशी से खाते हैं। उनको समझ ही नहीं आया कि ये अमेरिकन इसको यक क्यों कह रहे हैं। जी। तो जो है हमारे जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से देख लीजिए या चाइनीज़ फिलॉसफी के हिसाब से देख लीजिए, जो भी आपका खाना हो वो जितना क्लोज टू अर्थ हो उतना अच्छा है आपके लिए। वुड यू लाइक टू स्लीप इन और अ 5 AM hustle? A 5 AM hustle. Okay. Speak up or pick up your battles? I used to speak up all the time,
Now I think I'm becoming older, so I'm picking my battles and conserving my energy. जी. Okay, so mom mode or boss mode, which mode is harder to switch off? Mom mode is very hard to switch off. You can't switch it off. सही बात है. Equality or equity, what feels more powerful for you? Equity. Tough love or soft encouragement? Soft encouragement. I got it from my parents. I'm blessed. My father, despite his busy schedule, would make it to every event. Once I was in a convent school, तो मैं लंबी थी, मुझे बॉय बना दिया. पर पापा अपने क्लाइंट को भी ले आए साथ में. ऐसे पापा कहते हैं बेटा द चॉइस वॉज टू डू द मीटिंग इन द कार और नॉट कम एट ऑल, एंड आई हैड टू शो अप फॉर यू. तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्या लगता है आपको है जो लोग आज के डेट में लॉयर्स के प्रति समझ नहीं पाते हैं? हाँ, मेरे को सबसे ज़्यादा जो लगता है ना, लोग आके पूछते हैं कि जो अगर रेपिस्ट हो तो तुम कैसे डिफेंड कर लोगे, क्रिमिनल है तो कैसे डिफेंड कर लोगे. लोग ये भूल जाते हैं कि जो लॉयर है उनका काम ही ये है कि वो सबको, एक लीगल प्रिंसिपल है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, एवरीवन हैज़ अ राइट टू बी हर्ड. जी. तो ये जो इग्नोरेंट स्टेटमेंट है ना कि आप उनको कैसे डिफेंड कर लेंगे, ये इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम वकील हैं. हमारे को उनको डिफेंड करना हमारा धर्म है. हम जज नहीं हैं, हम जज नहीं कर सकते. हमें बस उनको बेस्ट पॉसिबल लीगल रेमेडी बतानी है. तो ये जो मिथ है, जो लोग कहते हैं कि ये जो आप ये आप कैसे कर लेंगे, ये मॉरली रिप्रेहेंसिबल है. हम मॉरल सीट ऑफ जजमेंट पे नहीं बैठते हैं एज लॉयर्स. हमारा पूरा लीगल ट्रेनिंग ही इस पे है कि आप जो भी आए उसका कोई रीज़न होगा किसी काम से. और ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बड़ा अहम प्रोसेस है कि आप उनको उस नज़रिए से डिफेंड कीजिए, उनको जिससे वो बेस्ट डिफेंस उनको दीजिए. उसके बाद जो लीगल रेमेडी है वो होगी, वो जज का काम है. ओके. वन लॉ जो आप क्रिएट करना चाहेंगे अगर आपके पास वो पावर हो एक दिन के लिए तो? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं वैवाहिक बलात्कार पे लॉ ज़रूर लाती, जी. क्योंकि वो ज़रूरी है. एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे फॉर स्टूडेंट्स जो लॉ परस्यू कर रहे हैं? जो लॉ परस्यू कर रहे हैं वो ये देखिए कि आपकी जो लॉ डिग्री है उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सिर्फ कोर्ट नहीं है, और वो सिर्फ बोर्ड रूम नहीं है जहाँ आप कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स देखेंगे. वो आपकी एक ट्रेनिंग है जो आप सीख रहे हैं. वो आप सीख रहे हैं कि आपको लॉजिकली कैसे सोचना है. आज की डेट में लॉ डिग्री के कई यूजेस हैं. आप उसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एडवाइस एंड पॉलिसी में यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लोबल लॉयर बन सकते हैं विद सम niche field and things. You have to learn to harness AI. You have to learn to use technology to your advantage. आप ब्रेड एंड बटर लिटिगेशन में अगर फंस गए, या आप यही सोचें कि हम ज़िंदगी भर एक ही तरह का काम करेंगे 138, नहीं. लॉ इज़ एन अप्लाइड साइंस. आज आपको एयरफ्रेम हैंगर के बारे में सोचना है तो कल आपको हेल्थ लॉज के बारे में सोचना है, तो परसों आपको एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के बारे में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट पढ़ना है. इसमें से आप नीश चूज़ कर लीजिए, लेकिन अपने आप को लिमिट मत कीजिए. एक दायरा है, उसके आगे सोचिए. आप देखिए कि एक लॉ डिग्री के साथ हमारे पास 1001 एवेन्यूज़ हैं, तो हम अपने आप को छोटा क्यों समझें. जी. सो आपको लगता है कि वर्क कल्चर इस फील्ड में किस तरीके का है? क्या आपको लगता है एक बेटर वर्क कल्चर होना चाहिए? स्पेशली आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो लॉयर हैं, जो आज की डेट में कहते हैं कि वो इस फील्ड से थोड़ा डिविएट ही होना चाहते हैं, और वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इंडिया में क्या है ना, बाउंड्रीज नहीं है. क्या ये जो हमारा एक वर्क कल्चर बन गया है वो फॉर सम रीज़न इट इज़ वेरी टैक्सिंग. तो बर्नआउट बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका. तो यंग लॉयर्स, मेन है, विमेन है, सब हैं, वो
पहले 5-6 साल तो कर लेते हैं, लेकिन वो फिर देखते हैं कि इसका तो अंत ही नहीं है। मतलब हम अगर ऐसे ही काम करते रहें तो जब हमारे पास पैसे मिल रहे हैं लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो आप देखिए अब्रॉड में क्या होता है, अब ठीक है वो इकोनॉमी में भी फ़र्क है, तो वो फ्राइडे को लिख देते हैं गोइंग फॉर अ गोल्फिंग ट्रिप, एंड उनको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। यहाँ पे आप अपने कभी कभी क्लाइंट को या सीनियर को ये भी कह दो कि संडे को हम अवेलेबल नहीं है, मूवी पे जा रहे हैं, तो वो दैट विल नॉट बी लुक्ड अपॉन वेरी फेवरेबली, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो 5 लोग और हैं जो करेंगे। पर ये हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आज आपको अपनी वर्क लाइफ बाउंड्रीज, सो दैट देयर इज़ नो बर्नआउट, आपको वो क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो एक सिस्टेमिक चेंज है जो ऊपर से नीचे या पूरे इंडस्ट्री में लाने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं जहाँ 12-12 13-13 घंटे आप, तभी मैं कह रही हूँ यू हैव टू हार्नेस AI एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आपने इसको हार्नेस नहीं किया तो ये आप इनके स्लेव बन जाएंगे। जी, thank you Simar so much for your advice. It was absolutely eye opening I would say, क्योंकि एक हेल्थ लॉ जैसी एक चीज़ होती है जो कई लोग सोचते भी नहीं हैं आज के डेट में, एंड कई लोग हमें ऐसे मिलते भी नहीं है अपने ज़िंदगी में जिनसे हम खुल के इस तरीके से बात कर सके रिगार्डिंग हेल्थ, women and motherhood all together. Thank you so much for having me. I had a great time on the podcast, and I really hope that women believe in themselves a lot more, और आज एक औरत अपने आप को किसी से कम ना समझे। जी, थैंक यू।